तो कुछ इल्ज़ाम लगाते थे कि ISI के साथ जुड़ा हुआ है। जी। तो वो डर के वजह से मैं नहीं गया। ऐसा मैं तो पाकिस्तान में से मोहब्बत करता हूँ। अरेस्ट कर लेंगे वो? जाहिर है, अच्छा, उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर है जाकिर नाइक ये, कि हम चाहते हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो कश्मीर इशू पे। ये बात जो 370 आर्टिकल को निकाल रहे वो सही है। और मोहब्बत की हुंदी चले जीनू जी हुंदी। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਨਾਦਰ ਅਲੀ ਨੇ, ਦਾ ਮੋਸਟ ਫੇਮਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪ੍ਰੀਚਰ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ। ਸੋ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਮਨੀ ਲਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਦਰ ਅਲੀ सवाल जवाब कर रहे हैं डॉक्टर ਜ਼ਾਕਿਰ नायक नाल, ते जानने की कोशिश करते हैं कि की सी सारा माजरा। आ जाओ। ने जो चूज की है, इंडिया से हिजरत करनी पड़ी। इंडिया याद आता है आपको? इंडिया ऑफ कोर्स, ओवरऑल तो जो अल्लाह ताला ने जो प्लान किया, मकरुम खैर माफिन, अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है। तो इंडिया को छोड़ने का अफसोस तो हुआ पहले, फिर हम यहाँ आए, काफ़ी फ़ायदे हुए, काफ़ी ओवरऑल। लेकिन जो मिस करते हम इंडिया में, वो जो दावत हम बड़े खुले मैदान में आम करते थे, 10-10 लाख लोगों का रश। जी हाँ, मुसलमान गैर मुसलमान के साथ। और गैर मुसलमान तकरीबन 25%, 20 से 25% रहते थे। तो अगर मजमा होता था लाख का, तो उसमें से 25%, 25% होते थे, 25,000 होते थे गैर मुस्लिम। तो मजमा 5 लाख का होता था, बहुत बड़ी बात होते थे। मजमा 1 मिलियन का भी 10 लाख का, तो उसमें से 2.5 लाख पता चला, 2.5 लाख गैर मुस्लिम होते थे। तो वो जो मंजर है, इंडिया के अलावा सिर्फ 2 या 3 मुल्क में और हो सकता है। अच्छा, हो सकता है, इंडिया हो की सकता है। टक्कर का इतना बड़ा मजमा। पाकिस्तान कहाँ? एक वो तो पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है, एक हो सकता है बांग्लादेश में, ठीक है, और एक इंडोनेशिया में। बिल्कुल, तीनों सही नाम लिए। और अभी तक के मैं पाकिस्तान जब गया था उस टाइम तो मैं तकरीर नहीं करता मुकर्रर थाने में। पहले बार पब्लिक स्पीच जो छोटे लेवल के ऊपर मेरा ऑर्गेनाइज में 1992 में दी थी, पब्लिक में 1994 में दी थी, 1993-94 में। और फिर अब बांग्लादेश जाने का मेरा प्रोग्राम बना था 2 बार। एक बार जब डॉक्टर शहीद दीदात के साथ, वो मुझे ईयर याद नहीं, लेकिन आप अभी तक बांग्लादेश नहीं गए? अभी तक गया नहीं। अच्छा, तो 88 था या 92 था, ऐसा कुछ। दीदा साहब जाने वाले थे तो मैंने भी वीज़ा लगा दिया, वीज़ा लग गया, वो ट्रिप कैंसिल हो गया, तो मैं गया नहीं। फिर 2013 की बात है कि मैंने वीज़ा लगाया था रियाद से। फिर वहाँ से इंटेलिजेंस की खबर आई कि मजमा बहुत बड़ा होने वाला है, अभी हालात सही नहीं है, तो आप पोस्टपोन करें तो बेहतर है। तो 2013 में भी वीज़ा लग गया और कैंसिल हो गया। पाकिस्तान का ऐसा सवाल आपने पूछा, पाकिस्तान आए, वो कहते हुए कब आएंगे? एक बार आ चुका। आप कब आएंगे? नेक्स्ट प्लान मेरी हुई थी जब मैं हिजरत किया 2016 में हिजरत किया। यस, मेरा मौका तो हो सकता है कि अभी हो कुछ महीने बाद वापस जाऊँ, या 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो जब 3-4 साल बाद पता लग गया कि अभी जाने के तो चांसेस नहीं है इंडिया, तो मैं डिसाइड किया अभी पाकिस्तान जा सकता हूँ। तो 2020 के स्टार्टिंग में या 2019 के एंडिंग में जब डिसाइड किया कि अभी इंडिया जाने के चांसेस तो बहुत कम है, अभी पाकिस्तान जाने में कोई हर्ज नहीं, पाकिस्तान में तो वेलकम करेंगे, काफ़ी दावत है, काफ़ी लोग जानते हैं। सर एक सवाल बनता है, क्योंकि ये पहले आते तो शायद इंडिया में फिर ज़्यादा तकलीफ होती। जो संजीदा ऑडियंस है उनसे भी सवाल है कि एक ऐसा शख्स जो कि मैं समझता हूँ कि इस उम्मत में इस टाइम इंटरनेशनली कंपैरेटिवली रिलीजन्स को इतना अच्छा समझते हैं, जो शायद जिसकी मिसाल ना मिलती हो इंडिया में। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आप जा सकते, आपका घर है, मतलब आप मक्का में हैं और आपको पता चल रहा है कि इंडिया में ये हो गया और आप मक्का से जाते ही नहीं अपने घर और आप मलेशिया शिफ्ट हो जाते हैं।
ये थोड़ा सा इस चीज को बताएं, ये क्या था? अच्छा, पाकिस्तान क्या आने की threats थे मुमानियत वहाँ नहीं पे? थी। पहले पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान वीज़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान था। सब लोग जानते, मेरे वालिद भी जानते। तो पाकिस्तान वीज़ा मिलने तो मेरे लिए तो एक फ़ोन कॉल था। ठीक है। तो मुमानियत तो थी नहीं, जाना चाहता तो जा सकता था, और मैं 91 में गया था। लेकिन जो मैं दावती काम कर रहा था, तो इस्लाम का उसूल है, शरिया का उसूल है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। एक छोटी नुकसानात को उठा लो बड़ी नुकसान को बचाने के लिए। अगर मैं पाकिस्तान जाता था तो हो सकता है इदारा बंद हो जाता था, तो कुछ इल्ज़ाम लगाते थे कि ISI के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, तो वो डर के वजह से मैं नहीं गया। ऐसा, मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ। बाहर जब जाता था, मैक्सिमम दुनिया में अगर कोई भी एम्बेसडर से मिला, वो पाकिस्तानी एम्बेसडर। जो भी मुल्क में जाता हूँ तो ग्रेट चांसेस, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, बहरीन हो, गल्फ कंट्री हो, फॉरेन किधर भी जाते थे तो पाकिस्तानी एम्बेसडर से तो मुलाकात होती थी, खाना का मिलने आ जाते, और पाकिस्तानी लोग से तो मोहब्बत थी। लेकिन एहतियातन मैं खुद माहौल जब देखा, तो इसीलिए खुद मैंने आप नहीं गया। अब लेकिन क्या चांसेस हैं डॉक्टर साहब इंडिया के वापसी तो के? इसीलिए 2019 में जब मेरा इरादा हो गया कि वापस जाने के चांसेस तो नहीं है, तो मैंने कहा अभी पाकिस्तान जा सकते हैं हम। तो मेरी प्लानिंग थी 2020 में एंडिंग में आने की, पाकिस्तान। और मैं लोग से कांटेक्ट किया तो पूरा हो गया था प्लान। तो ये 2020 के स्टार्टिंग में प्लान हुआ, और बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के लोग सब अग्री किए। लेकिन आ गया कोविड कोविड आ गया। तो कोविड आने की वजह से ये पोस्टपोन हो गया। और नॉर्मली प्लानिंग रहती है काफ़ी, मेरी जो कंट्री से इन्विटेशन रहते, तो प्लानिंग रहती है। तो वो उसके वजह से 2020 में फिर कैंसिल हो गया। कोविड था, 2020 मार्च के अंदर पूरा लॉकडाउन हो गया। फिर 21 में तो कोई लेक्चर टूर हो नहीं, फिर वापस लेक्चर टूर शुरू हुआ 2022 में। 21 में मलेशिया में शुरू किया लेक्चर देना में, लेकिन इंटरनेशनली 2022 शुरू, और अभी वापस खुल गया। तो अब आपका है इरादा? जी अभी तो इरादा है, इन्विटेशन वापस से आने लगी। और 2020 में आप आने वाले थे। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप आ जाएंगे। मेरा दिल कह रहा है। अभी मुझे भी लग रहा है। अभी इन्विटेशन हाल में आ गए तो इंशाअल्लाह। लेकिन अभी फिर से वो हालात जो होते पाकिस्तान में, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो डेट का जरा इंशाल्लाह अल्लाह चाहो तो मैं चाहता हूँ कि इस साल आए इंशाल्लाह। होपफुली दुआ करिएगा मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप लोग भी, कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान आए। डॉक्टर साहब मेरा सवाल वहीं रह गया, अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है? इंडिया जाना तो एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। जाना तो इन्होंने रेड कार्पेट देगी, बुझाओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो। अरेस्ट कर लेंगे वो? जाहिर है, अच्छा उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर है जाकिर नाइक की। अगर मैं बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत देता है, तो मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया ना। हालांकि काफ़ी इल्ज़ाम लगा, लेकिन अल्लाह की मदद से एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, माशाल्लाह। जी ओह अच्छा। वो बांग्लादेशी बम वाला भी आपके जी हाँ, खाते में डाल दिया था? उससे शुरू हुआ। उसके पहले तो कोई प्रॉब्लम था नहीं मुझे, लेकिन बांग्लादेश के अंदर 1 जुलाई 2016 में एक धमाका हुआ, एक टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें 4 या 5 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, और कोई 21-22 फॉरेनर की मौत हुई। उसके अंदर एक जो टेररिस्ट था वो मेरे फेसबुक का फॉलोअर था। अंदाजा लगा। बांग्लादेशी न्यूज़पेपर एक 3 जुलाई को फॉलोवर था, तो इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि फॉलोअर इनका ही साथी था ऑन द फेसबुक। इंडियन मीडिया ने उसको ट्विस्ट की जी, और बोले ही वॉज इंस्पायर्ड। एक फॉलोअर होना अलग होता है, और एक इंस्पायर्ड मुतासिर होके टेररिस्ट एक्ट करना अलग होता है, और एक फॉलोअर होना चाहिए। तासुर दे दिया कि आपका साथी है। हाँ, लेकिन जाकिर नाइक के लेक्चर देख के उसने वो टेररिस्ट अटैक किया इनडायरेक्ट। तौबा है। तो इंडिया मीडिया में, और उस टाइम वो हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम सर्च नेम इन द वर्ल्ड वो जाकिर नाइक। आप गूगल के ऊपर जाकिर नाइक एवरी डे अबाउट 40-50 न्यूज़पेपर में, और इंडियन न्यूज़पेपर तो मुझे ओवरनाइट सर बिकते मोदी हैं। गवर्नमेंट ने मुझे और फेमस बना दी। तो इसीलिए मैंने कहा जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। और जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे।
जो लोग अरबी जानते हैं वो समझ गए मैंने क्या कहा। इंग्लिश में थैंक यू भी कहा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक जज़ाकल्लाह अलग होता है और एक जज़ाकल्लाह खैर अलग होता है। जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे, जैसा किया। अच्छा का अच्छा, बुरा का बुरा। वाह। अच्छा, इसलिए अगर मैं कोई मुसलमान अगर अरब से कहूँगा जो अरबी जानता है और इस्लाम जानता, जज़ाकल्लाह, मैंने कहा गाली दे रहे मुझे क्या? गाली भी हो सकती, गाली है नहीं, हो सकती है, लेकिन क्या मैंने कुछ गलती किया? तो जज़ाकल्लाह मतलब अल्लाह उनको जज़ा दे। तो अगर कोई गलत काम किया उसके लिए भी हो सकते हैं। तो सही में अगर किसी को आप शुक्रिया अदा करना चाहते होना चाहिए जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह आपको जज़ा दे आपके अच्छे काम का। बिल्कुल सही है, दुरुस्त। तो एक बात है कि मोदी से मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हिज्जत की इज्जत नहीं करता था मैं, और हिज्जत करने से बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला का ये प्लानिंग है। अल्लाह ताला जो प्लानिंग करता है, तो जो लोग इस्लाम के दुश्मन रहते उनसे भी बहुत से अच्छे काम करवा लेता है। मोदी साहब को कोई मशवरा देंगे? वो तो बहुत मशवरा दे दिया मैंने। क्या कहेंगे मोदी साहब इस टाइम इंडिया के लिए कैसे हैं आपके नजदीक? क्या अभी उन्होंने की कोई सानू पूछो कैसे वैसी दसांगे तो अंदर जरा उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, हुई है? बहुत कम हो गई कंपेयर टू बिफोर। ये सीटां देखो कितनियां कहते सारियां असि लेके जाने के 90%, 400 भी पार नहीं हुए। पार करेंगे 543 सीट से, 543 543 सीट से उनको 400 से ज़्यादा मिलने वाले थे। अल्लाह की मदद से 50% भी नहीं मिले उनको। पहले इलेक्शन में 50 से ज़्यादा मिले थे, 52-53% विद कोएलिशन हो गए थे। फर्स्ट इलेक्शन 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पार्टी अकेले 50% क्रॉस की, 54 या 55%, एंड विद कोएलिशन 59 हो गई थी। 2019 में अकेले उनकी पार्टी 58%, 59 हो गई, विद कोएलिशन कुछ 64-65 के ऊपर हो गई। तो इस टाइम बोले अकेले बीजेपी 400 पार मतलब ओवर 2/3 मेजॉरिटी अलोन बीजेपी, नॉट द कोएलिशन। तो 50% मिलने के लिए 272 सीट्स थे, 272 उनको मिले, कुछ उससे कम मिले, 250 ऐसे कम मिले उनको, और कोएलिशन के साथ वो 50% क्रॉस कर लिए। तो फिर से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन वो जो उनका रौब था जो बढ़ते थे और पॉपुलैरिटी घट लोगों ने गई, खुदा मानने ट्रस्ट लगे, घट गया, वो भी कम हो गया। इसीलिए जब उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती और अगर कोएलिशन के साथ 2/3 होती, कुछ भी कर सकते, सही मनमानी कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ कर सकते। और सबसे बड़ा खिलवाड़ उन्होंने किया, वो 370 आर्टिकल को उन्होंने बैन कर दिया, निकाल दिया, और कश्मीर की आज़ादी उसको हटा दिया। और उस वक्त ये चल रहा था जब 370 निकालने के पहले, कुछ महीने पहले, उनने अपने एक सबॉर्डिनेट, एक एमिसरी इंग्लिश में बोलते, एक आदमी को भेजा मुझे मिलने के लिए मलेशिया में। तो मिलना चाहते थे, मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने 5 स्टार होटल में मुलाकात की इधर मलेशिया में, पुत्रजाय में। मैंने बोला आपको कौन भेजा है? तो बोला डायरेक्ट मुझे मोदी जी और अमित शाह ने भेजा, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने। ये कभी की बात है, 2018 जब ये 370 आर्टिकल निकला कश्मीर का, उसके कुछ महीने पहले। सही 18 था या 2018 तकरीबन, 19 जो भी था। तो क्या बात हुई इसमें? उन्होंने कहा कि हम आपके हमारे बीच में दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हटाना चाहते। सही। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई दुनिया में मेरे फैमिली के बाद अच्छी तरीके से जानता है वो आपकी इंटेलिजेंस है। मेरे फैमिली के बाद अगर मुझे कोई एकदम गहराई से जानता है वो आप लोग हैं। मेरी ज़िंदगी तो एक ओपन बुक है, खुली किताब है। वो अलग बात है कि आपको मेरे काम पसंद नहीं आते, लेकिन मैंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी हिस्सा आई हैव नॉट वायलेशन नहीं की। वो पैचअप करना चाह रहे थे आप लोग? हाँ बिल्कुल सही। क्यों? तो बात तकरीबन हुई 5-6 घंटे तक। अच्छा। लंच भी किया अपने साथ में। तो बोले नहीं आप इतने मशहूर है, हम आपके साथ होना चाहते हैं, हम चाहते आपको एकदम वापस इंडिया बुलाए, एकदम पूरे विद फुल, आप इतने मशहूर, आप इतना अच्छा काम कर रहे, आपकी नॉलेज क्या है दिन के बारे में, आप हिंदुज़म की नॉलेज रखते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं बोला आप चाहते क्या है? बोले कुछ नहीं,
हम कहीं चाहते कि ट्रैप आप तो नहीं वापस था डॉक्टर साहब के आए तो पकड़ लो? अल्लाह वालों। अच्छा। तो मैंने बोला कि आप चाहते क्या है? नहीं, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए। तो मैं उन्हें साफ कहा कि देखो, आप अगर मुझसे कुछ काम लेना चाहते हैं, मैं मेरे देश के लिए, मुल्क के लिए काम करने को तैयार हूँ। मेरी दो शर्तें। एक शर्त है, जो आप मुझे कहेंगे वो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नंबर 1 शर्त। हाँ, अल्लाह True. और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु। टीचिंग के खिलाफ नहीं होना चाहिए। वाह। और नंबर 2, मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं। अगर ये 2 शर्त पूरी हो जाती, आप जो मुझसे काम लेना चाहते, मैं मेरे मुल्क के लिए ਇਹ हाजिर हूं। ਚੌਖਾ ਕੁਝ नहीं सी, फिर की बनया? फिर तो उन्होंने बोला वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो गुफ्तगू हुई, काफ़ी गुफ्तगू हुई। आप चाहते क्या? नहीं, कुछ नहीं, हम कोशिश करेंगे अभी आपको वापसी आने के लिए। उस वक्त तो कुछ कहा नहीं, लेकिन एकदम पैचअप कर लिया ऐसा कि भाई अभी हम विद इन कपल ऑफ मंथ्स आप वापस से आ सकते। मुझे उम्मीद तो थी नहीं। मैं बोला अगर आप, फिर मुझे कहने लगे वो आदमी, शख्स जो आया था उधर से, दिल्ली से, कि हम चाहते हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो कश्मीर इशू पे। ये तो बात, जो हम 370 आर्टिकल को निकाल रहे वो सही है। दिस तो मैंने कहा ये तो नामुमकिन है, मैं मेरे मुसलमान भाइयों के साथ गद्दारी कर ही नहीं सकता। तो मुसलमान कश्मीर में उनका हक है फ्रीडम, और जो ने मुआहदा किया है उसके तहत रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्टिकल 370 द पार्ट ऑफ द इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर दे हैव गॉट फ्रीडम। कुछ चीज़ के अंदर ऑटोनॉमी है, कुछ चीज़ के अंदर वो साथ में इंडियन गवर्नमेंट के है। लेकिन आप अगर कहीं ऑटोनॉमी को निकाल देंगे, वो तो जाते हैं उनके ऊपर। इंडिया को इंडिपेंडेंस जब मिला, काफ़ी ऐसे जो पार्ट्स ऑफ इंडिया है जो ऑटोनॉमस, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो ये तो कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, मेरे मुसलमान भाई के साथ गद्दारी है। उनका रिएक्शन? तो नहीं ऐसा मत, वैसा कुछ लिखो, मैं लास्ट आउट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, ये बोल सकता हूँ क्या गलत हो रहा है, ये बोल सकता हूँ क्या गलत हो रहा है, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट। ठीक है, उनका स्टाइल था, कि बीजेपी गवर्नमेंट का स्टाइल है कि मुसलमान को अगर जो चाहते हैं अपने काम कराने के लिए, चाहे उलमा हो, चाहे बिजनेसमैन मुसलमान हो, कोई भी हो, या गैर मुस्लिम हो, वो पहले आके प्यार से बात करते, फिर कोशिश करते पैसे दे के खरीदने की। नहीं खरीद जाता धमकी देते, अंदर कर लेंगे। ये उनका फॉर्मूला है, प्यार से करके तारीफ करो, हम तुमको फायदा देंगे। सो गाइज वेट फॉर द नेक्स्ट ਪਾਰਟ, ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੋ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 370 ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜੋ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਹੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਅਜੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਪੋਡਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 2-3 ਪਾਰਟ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਫ ਯੂ want then do let me know in the comment section below, and ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ 2000 ਲਾਈਕ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਊਗਾ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।